अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। और जनाब, कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब ने कौम से ख़िताब किया और काफ़ी तवील उनका ख़िताब था। इसमें उन्होंने जो गुज़श्ता हुकूमतें गुज़री, ख़ासकर ज़रदारी साहब की, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, उसका भी उन्होंने जायज़ा लिया कि उनके दौरे हुकूमत में क्या कुछ किया गया, कितनी करप्शन की गई और किस तरह से अमरीका का साथ दिया गया। बहरहाल उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के हवाले से भी गुफ्तगू की कि किन किन माइलस्टोन्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अचीव किया है और जो तरक्की हुई है इस दौर में बकौल इमरान खान साहब के। क्या कहना था उनका इस खिताब में, फिर आपको मजीद भी बताएंगे कि जो बड़ा ऐलान किया गया महंगाई में कमी के हवाले से। लेकिन सबसे पहले खान साहब क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। महंगाई हुई। अब ये सारी नोट कर ले फिगर्स कि इनके 4 दौर में कितनी महंगाई हुई और इनका जो तीसरा दौर था जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि सबसे कम तेल की कीमतें थी, इनके दौर में 5% महंगाई हुई। तहरीक इंसाफ की महंगाई हुई 8 हमारे जो अभी तक 3.5 साल में 8.5%। बड़ा शोर मचा हुआ जी, गवर्नमेंट गिरा दो, जल्दी से गिरा दो, क्योंकि लोग पिस गए महंगाई में। ये तो जो माइलस्टोन्स पीटीआई की हुकूमत ने अचीव किए उस हवाले से खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे। आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कल के खिताब में क्या कहा गया, उस पर भी एक नजर डालते हैं। फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं, 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। अगले बजट तक इन 2 चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे। तो जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे 14,000 तक कर दिया। 30,000 रुपए जो भी ग्रेजुएट होगा उसको कहीं इंटर्नशिप दिलवाएंगे तो 26 लाख हमने स्कॉलरशिप्स, और इसके ऊपर 38 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं। हमने जनाब इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। बड़ी गहरी नजर रखते हैं सारी सूरत हाल के ऊपर। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे आज के प्रोग्राम के लिए। 10 दिन पहले पेट्रोल की 12 रुपए कीमत में इजाफा किया गया था। अब खान साहब ने कल के खिताब के बाद 10 रुपए कमी कर दी है, जबकि जो बिजली की कीमत है उसमें भी 5 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान किया है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, बात यह है कि बग़ैर मईशत में इस्लाहात किए ये जो उन्होंने इक़दाम उठाए हैं अपोजिशन के जो वो है मुहिमजोई उसको डिफ्यूज़ करने के लिए, तो वो उससे सलामती के लिए ख़तरा है पाकिस्तान की और मईशत को के साथ खिलवाड़ है। मैं ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर ये इस्लाहात करें जिसका इन्होंने कौम से वायदा किया था, 10 नुकाते हिकमत अमली और तवानाई के शोबे में वो सारी चीज़ें टेस्ट की, तो आज 30 रुपये लीटर की गुंजाइश कमी थी पेट्रोल में। लेकिन अगर वो इस्लाहात नहीं करते तो मईशत पर इतने तबाहकुन असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान की सलामती को इतने ख़तरात लायक होंगे जिसका सोच के खौफ आ जाता है। मगर इन्होंने जो खेल किया है वो ये खेल किया है कि अभी IMF के साथ आपने मुआहदा किया, उनके साथ मामला तय किए जिसमें सारे नर्ख बढ़ाना शामिल थे। अब अगली रिव्यू जो आना था वो जून में आना था जी, जून 2020 के बाद। तो इन्होंने खिलवाड़ ये की है कि अभी तो ये पैकेज दे दिया, अब IMF इस पर नाराज़ होगा, लेकिन रिव्यू जो होगा वो जून में होगा कि जून के बाद तो ये बजट जो आएगा अगला जून का, उसमें ये 500 अरब से ज़्यादा के टैक्सेस लगाएंगे, नंबर 1। दूसरे के बिजली गैस के नर्ख, पेट्रोल के नर्ख अचानक बढ़ाएंगे, नंबर 2। और नंबर 3 ये कि जो $1.4 अरब का हमारे पास कर्जा मंजूर हुआ था, अभी खर्च नहीं हुआ कोविड-19 के लिए IMF का, उसके पैसे को यहाँ डाइवर्ट करेंगे। मगर जो एक और परेशानी की बात है, मैं वाज़ेह बता दूँ कि IMF तो हमसे इतना नाराज़ था, जैसे शौकत तरीन ने कहा कि वो कहते हैं जी हम तो आपके वायदे पे एतबार नहीं करते, ना आपके ऑर्डिनेंस पे करते हैं, आप पार्लियामेंट से अप्रूवल पहले लेकर आएँ। अब ये IMF के पास जाएंगे और उसके पहले अमेरिका के पास जाएंगे, और अमेरिका में बिल्कुल यही टीम जो आज है वो 2009 में थी। उस वक्त जो कुछ उन्होंने किया था कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसकी गलत बयानी की, जिसके नतीजे में 5 वर्षों में पाकिस्तान की मईशत को $59 बिलियन का नुकसान हुआ। ये रिकॉर्डेड है, और ये नुकसान उससे $35 अरब ज़्यादा था जो मुशर्रफ के दौर में हुआ था। तो जो ड्रोन हमले हुए, जो हमने सारे ये वो NRO के तहत ये सारे फैसले हुए थे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान में, और कैरी लोगर बिल के तहत
जो हुकूमत ने शाह महमूद कुरैशी थे, पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया था और उन्होंने अमेरिका से हाँ करके पैसा ले लिया। तो ये वही खिलवाड़ हो रही है। अब IMF ये कैसे, तो आप हेलो जी जी, शाहिद साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? लेकिन अब शाहिद अमेरिका साहब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि फिर इसमें कल के खिताब में खान साहब की जानिब से फिर असल रिलीफ क्या दिया गया? बात अगर सिर्फ नेक्स्ट बजट तक की गई तो इसमें तो बहुत कम वक्त तक बाकी रह गया है। और दूसरी बात कि पेट्रोल जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, क्या वो भी दूसरे मुल्कों के हवाले कर दी गई हैं? नहीं, देखिए ना, इसका सूरत हाल इन्होंने जो खेल किया कि आज जो मैंने बताया ना कि जो ये चल रहा था अपोजिशन का, उसको डिफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये किया है। और एक मरतबा ये डिफ्यूज हो गया तो फिर वो जून के बाद वो फिर पुरानी हरकतें दोबारा शुरू कर देंगे। ये तो जो चल रहा था ना, मार्च हो रहा था, अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस ला रही थी, उसको ये उन्होंने ख़त्म करने के लिए ये खेल किया है। मैंने जैसे कहा ना, मईशत से खिलवाड़ किया है अपने मफादात के लिए। लेकिन इनका अगर आप पेट्रोल की बात करते हैं तो ये जो कह रहे हैं ना कि पहले $140 का था 2014 में PMLN के दौर में फी लीटर, $140 फी बैरल। आज तो 103 है। तो उस वक्त तो 110 रुपए थे पेट्रोल के, आपने 160 से अब 150 किया है। तो ये तो रुपए की कदर जो मसनूई तौर पे गिराई और सब किया, उसके नतीजे में ये सारी तबाही बर्बादी आई थी। तो ये, लेकिन उसको स्ट्रक्चरल इस्लाहात करते अगर ये, तो अब मुझे खदशा जी, डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी माहिर मुआशरात हमारे साथ शामिल गुफ्तगू है। शाहिद साहब ये भी बताएगा कि आपने यकीनी तौर पर खिताब पूरा सुना होगा, मैं भी कल देख रही थी। वज़ीर आज़म खान साहब ने जो दूसरे ममालिक हैं, अमेरिका की बात की, जिनकी पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है, उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी महंगाई की शरह में इतना इजाफा हुआ तो पाकिस्तान में तो उस हद तक कुछ भी इजाफा नहीं हुआ। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पहली चीज मैं बताऊं, भारत से हमारी महंगाई आज दुगनी है, भारत से दुगनी है, और उनकी मईशत की शरह नमू हमसे ज्यादा है। बांग्लादेश से हमारी महंगाई कहीं ज्यादा है और उनकी शरह नमू हमसे बहुत बेहतर है। उनकी GDP का साइज हमसे बहुत बेहतर है। अब जो मगरिब की बात कर रहे हैं तो मैं उनको याद दिला दूं कि बरतानिया में आज महंगाई 5.5% है, हमारे यहाँ 12.9% है। अमेरिका में जो महंगाई है वो 5% से बहुत कम है। और बरतानिया वगैरह ने 5.5% महंगाई पे आवाम को रिलीफ दिया है कोविड-19 की वजह से। तो आप बरतानिया से मुकाबला कर रहे हैं, अमेरिका से कर लें, पड़ोसी ममालिक से कर लें, ये हक़ाइक़ जो उन्होंने बयान किए वो सही नहीं है। ना अपनी मईशत की कारकर्दगी के, ना दुनिया की महंगाई के, ना पिछली हुकूमत की तबाही बर्बादी के जो सब बातें कही हैं उन्होंने, वो बहुत सी बातें गलत हैं, गैर हकीकत पसंदाना हैं, स्टेट बैंक की रिपोर्टों के खिलाफ हैं, IMF के रिपोर्टों के खिलाफ हैं, और सबसे बड़े इकनॉमिक सर्वे जो इस हुकूमत के दौर में आया उसमें जो आदाद व शुमार दिए गए हैं उसके भी खिलाफ उन्होंने बातें की हैं। तो ये तो मुझे समझ से बालातर है। अब ये कहते हैं करंट सर, आप कह रहे हैं कि सर्वे के खिलाफ उन्होंने बातें की है। खान साहब का तो ये कह रहा था कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है उसमें पाकिस्तान को बड़ी एप्रिसिएशन मिली है कि जो कोविड का भी सारा टाइम हुआ, पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल थी वो दूसरे ममालिक के एज कम्पेयर टू बड़ी बेहतर रही। बिल गेट्स से जब उनकी मुलाकात हुई तो खान साहब से वो पूछ रहे थे कि आपने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई कि पाकिस्तान का दूसरे मुल्कों जैसा बहरानी हाल नहीं हुआ। आपका तज्जिया चाहूंगी इस पर। दो बातें मैं आपसे बता दूं। कुछ अर्से पहले पाकिस्तान के वजीर आज़म ने कहा था कि यूरोप के वज़राए ख़जाना हमसे पूछते हैं कि आपने क्या पॉलिसियाँ ये बनाई हैं, हमें भी ज़रा समझा दें। हालांकि उस वक्त हमारी मईशत जो है नीचे जा रही थी, नंबर 1। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा था कि जो इकनॉमिक सर्वे इस हुकूमत के दौर में जारी हुआ है उसमें जो आदाद व शुमार थे पिछली हुकूमत की कारकर्दगी के, उसके मुतालिक भी उन्होंने गलत बयानी कर दी। अपने इकनॉमिक सर्वे का वो उसमें यह था कि जब मुशर्रफ ने जरदारी गिलानी को जो दिया था करंट अकाउंट डेफिसिट वो 8.2 था, इनको मिला है 6.2 GDP का। तो ये कहते हैं हमें IS मिला, गलत है। मुस्लिम लीग नून के जो आखिरी 3 साल थे इकनॉमिक सर्वे इनके दौर में जारी हुआ, उसमें लिखा है कि 4.1% महंगाई की शरह थी 3 साल की औसत, हमारी आपके सामने है। तो इनके अपने आदाद शुमार जो हैं इकनॉमिक सर्वे के, अगर उसके खिलाफ आप बात करते हैं
तो फिर और अपने मंशूर के खिलाफ बातें करते हैं। ये सारी बातें नई सलामती पॉलिसी के भी खिलाफ हैं जो इन्होंने मंजूर की हैं, इनकी मंशूर के भी खिलाफ हैं, इनकी 10 नुकाती हिकमत अमली के भी खिलाफ हैं, और कुछ चीज़ें आईन पाकिस्तान से मुतसादिम हैं। ये तो एक खिलवाड़ हुआ है, पाकिस्तान के लिए बड़े खतरात बढ़े हैं। मैं आज आपको वार्न कर रहा हूँ, कौम को बताना चाहता हूँ कि जून में जो बजट आएगा उसमें ड्रामा होगा, मईशत की शरह नमू सुस्त होगी, गुर्बत बढ़ेगी, शाहिद साहब, बेरोजगारी हम बढ़ेगी। बार बार खान साहब ने भी अगले बजट तक के आने का वक्त लिया और आप भी बात कर रहे हैं कि जो अगला बजट पेश किया जाएगा वो अवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाएगा। क्या एक्सपेक्टेशंस रखें? मैं चाहूंगी नियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जरा अवाम को बताइए। देखिए, पहले मैं बताऊं, अपनी कौम के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो आपने अभी IMF से किस्त ली है 21 महीने तक के बाद रो पीट के $1 अरब, अगला उन्होंने कहा था हम जून के बाद करेंगे, अगली किस्त देंगे। तो आप जून के बाद वो करेंगे, जून के पहले हफ्ते में आमतौर से हमारा बजट आ जाता है। ठीक। अब वो IMF को कहेंगे जी ठीक है वो गलती हमने कर ली, मगर हम ये 500 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस अवाम पर लगा रहे हैं, हम बिजली पेट्रोल के नर्ख बढ़ा रहे हैं, ये बजट में होगा। और इसी माली साल में आप देखेंगे कि तरक्याती अखराजात में ये कटौती करेंगे, जिससे रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा। ये करेंगे कि सूबों को कहेंगे कि जो पंजाब और दूसरे सूबे जहां इनकी हुकूमत है कि आप वो अखराजात ना करें जो NFC अवार्ड के तहत आपको पैसा मिला है, ताकि ये अपनी चीज़ पूरी कर सकें। और अमेरिका से ये वायदे करेंगे कि जी हम CPEC को सुस्त कर देंगे। हम जो रूस के साथ मामला थोड़े बहुत बातें हुई थी, हालांकि वो दौरा तो नाकामी था, उसमें तो झंडा भी नहीं था। जो 3 घंटे की मीटिंग थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि कोई मीटिंग हो हेड ऑफ द स्टेट्स की और सरबराहान की और उसमें दोनों का झंडा नहीं था, कोई ऐलानिया जारी नहीं हुआ, कोई मेमोरेंडम साइन नहीं हुआ। जो बातें हुई थी अब वो भी कहेंगे उस पर भी अमल दरामद ना करें, CPEC को सुस्त कर दें। और आइंदा के लिए IMF के प्रोग्राम में गारंटी कर दी है उन्होंने कि अगली हुकूमत इनकी हो या कोई भी, फिर IMF के पास जाएंगे। और मैं दोबारा बता दूं, आपने टैक्स का भी अभी जिक्र किया, खान साहब ने भी अपने कल के खिताब में टैक्स कोलेशन का जिक्र किया जिसमें 31% इजाफे का वो जिक्र करे थे, और फिर जो हुकूमत के थ्रू जो अवाम को फायदा हुआ है, जो मुंतकिल किया गया, उस हवाले से उस पर आप क्या राय रखते हैं? जी, जो आज़ाद शुमार स्टेट बैंक के हैं उसके मुताबिक इनके दौर में टैक्स और GDP का तनासुब गिरा है। नंबर 1, जो आज़ाद शुमार हुकूमत और स्टेट बैंक के हैं उसके मुताबिक इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसका तनासुब बढ़ा है। डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम टैक्स पे लेते हैं मालदारों से, उनका गिरा है। और टैक्स अहदाफ अभी तक हासिल नहीं हुए पिछले 3 वर्षों में। एक बात उन्होंने कही है कि हमारा टैक्स की वसूली हाईएस्ट है। तो भाई 70 सालों में हर साल हाईएस्ट ही होती है ना पिछले साल के मुकाबले में। जैसे आबादी बढ़ती है, आप 10% इन्फ्लेशन लेके आते हैं, 3% ग्रोथ होती है, तो 13% तो बढ़ जाता है। तो पिछले 70 सालों में आप देखें तो हमारा हर साल हाईएस्ट ही होती है पिछले साल के मुकाबले में। असल कामयाबी होती है टैक्स GDP का तनासुब गिरना, जिसके लिए IMF ने तशवीश जाहिर की, वर्ल्ड बैंक ने की, खुद हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक ने की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने की, शौकत तरीन ने की, कि हमारी जो है टैक्स GDP रेशियो वन ऑफ द लोएस्ट गिरी है। और ये जो खिलवाड़ इन्होंने किया कि 92 अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल भी मैं आपसे करना चाह रही हूँ। जो बिजली जो महंगी हुई या जो बिजली महंगी बन रही है, खान साहब ने तफसीली तौर पर इस पर भी जो है वो गुफ्तगू की कल के अपने खिताब में, और इस पर फिर यही बात सामने आती है ना कि हुकूमत ने वक्त पर जो LNG है वो दरामद नहीं की, जिसकी वजह से फर्नेस ऑयल की जो है उससे बिजली बनाना पड़ी। तो हुकूमत के जो थे वो वक्त पर दुरुस्त फैसलों की ना होने की वजह से ही तो फिर आज अवाम को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको 2-3 फिगर दे दूं, जो 3 फिगर में दे देता हूं, आपके सामने हकीकत आ जाएगी। जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक पाकिस्तान की तारीख में जो इंपोर्ट सबसे ज्यादा $46 अरब। इसी दौरान में हमारा तिजारती खसारा जो है वो $28.8 बिलियन पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। मैं रिकॉर्ड पे आपको बता रहा हूँ, मई से अब तक रुपए की कदर में कमी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। ये 3 चीजें जो मैंने आपको बता दी। और तालीम का बजट हमारा गिरा है इस हुकूमत के दौर में। तो ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इन्होंने जो आदाद शुमार दिए वो सही नहीं है, और ये नहीं बताया कि हमारा जो है 2-4 वर्षों का जो वो है हमारा ग्रोथ रेट औसत है वो 2.6%, इनको मिला विरसे में मिला था 5.5%। हमारी जो टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारा गिर गया है।
ठीक है, वो कम ठीक हुआ है। है हमारा। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि जो आने वाला वक्त होगा, हुकूमत जो है वो कामयाब हो पाएगी। पाकिस्तान की आवाम को, आम शख्स को, जो मिडिल क्लास शख्स है, जो गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स है, उसके लिए अवाम को हुकूमत कुछ रिलीफ दे पाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद इसी बात की है। वक्फे की जानिब बढ़ रही है, ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो सिंध की एक बाहिम्मत खातून से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था आपको कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला खुद ही आपके लिए आसानियां पैदा करता है और रास्ते बना देता है। और इसकी एक मिसाल है सिंध की दो बहनें उरूज और खानजादी। ये दोनों बहनों का ताल्लुक सिंध से है, लेकिन मैं पूछूंगी ज़रूर आज उरूज से, चूंकि वो हमारे साथ मौजूद होंगी, कि क्या उनकी ऐसी ऑब्जर्वेशन रही, क्या उनके दिल में आया, क्या उन्होंने ऐसा सोचा कि इतनी हिम्मत बांधी और थर तक सफर करती हैं दोनों बहनें मोटरसाइकिल पर, बाइक पर, और वहां की बच्चियों को तालीम से आरास्ता करती हैं, उनमें अवेयरनेस फैलाती हैं, उनको पढ़ाती हैं। और बड़ा मुश्किल काम है, जहां पर एक आम शख्स, हम जैसा शख्स, जब कराची भी ट्रैवल करता है या किसी ऐसे इलाके में जाने के बारे में सोचता है तो हम 100 मरतबा अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, रास्ते में आने वाली रुकावटों के हवाले से सोचते हैं कि आया हम सेफ ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत ही कम उम्र के बावजूद इन दोनों बहनों ने मेरे ख्याल से माशरे में एक मिसाल, अगर कुछ ऐसे लोग और भी हमें मिल जाए तो मेरे ख्याल से हमारे जो माशरे की जो महरूमियां हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। और ख़ासकर थर की जो बच्चियां हैं उनका आई एम श्योर कि ये देरीना ख्वाब रहा है कि कोई उन तक पहुंचे और तालीम के जेवर से उनको आरास्ता करे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आपका तारुफ मैं करवाती हूँ अरूज से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अरूज। क्या उम्र है आपकी, मुझे बताइएगा सबसे पहले। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। मेरी उम्र चाहूँगी, अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी। मुझे अरूज आप बताओ कि इतनी कम उम्र में आप खुद भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही हो, खुद भी पढ़ रही हो, सिंध से आपका ताल्लुक है, क्या एहसास आप में आया, क्या ऑब्जर्वेशन रही, क्या आपने सोच आपने ये कदम उठाया? थैंक यू। मेरा ये था कि मैं स्टडी कर रही हूँ, तो मुझे संडे वाले दिन मैं फ्री भी होती हूँ, सैटरडे संडे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे भी जो है वो गर्ल्स की एजुकेशन के हवाले से काम करना चाहिए। असल में मेरी सिस्टर जो है वो थर एजुकेशन अलायंस में जॉब करती है, तो मैं उसे ऑफिस छोड़ने जाती हूँ, तो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मैं भी उनमें पार्टिसिपेट करती हूँ। तो हम एज अ वॉलंटियर जो है अवेयरनेस सेशन करवाने जाते हैं थर पार्कर में गर्ल्स की एजुकेशन पे। तो मेरी लाइफ का जो मकसद अब है वो मकसद ये है कि मैं चाहती हूँ कि थर पार्कर की हर एक बच्ची जो है वो तालीम याफ्ता हो। और मेरी यही कोशिश है कि हम मुझसे जो भी जितना भी हो सकता है, जितना मैं कर सकती हूँ उनके लिए, तो मैं उतना उनके लिए करूँ तालीम के हवाले से। अच्छा अरूज, जब आप पहली बार, आपने बताया कि आपकी जो बहन है खानजादी वो ऑलरेडी वहाँ पर कनेक्टेड हैं और जॉब भी कर रही हैं, आपने जब पहली मर्तबा थर की ख़वातीन से जब आपने मुलाकात की, किस हाल में आपने उनको देखा? क्या बहुत बदहाली का शिकार रही जो आपके दिल में ये ख्याल आया कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग फॉर दीज गर्ल्स? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ही जो है इंतहाई ऐसी सूरत हाल थी। मैंने जब देखा था उन्हें, तो मैंने सोचा कि इनकी भी लाइफ है, इनको भी हक है पूरा जीने का। इनकी लाइफ कैसे, मतलब क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जो है मैं उनके साथ विलेजेस में गई थी अवेयरनेस सेशन कराने, तो फिर मेरा दिल भी चाहा कि मैं उनके लिए कुछ करूं, अगर मैं कुछ कर सकती हूं तो मैंने सोचा कि मैं भी इनकी सपोर्ट करूं और इन्हें हम अवेयरनेस सेशन दें, ताकि जो बच्चियां हैं उनके लिए आगे चल के आसानी हो, वो तालीम हासिल करें, उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। तो
जी जी। तो अरूज, जब आपने सोचा कि आप ये करने जा रही हैं और आपने जब फैसला कर लिया अपनी बहन के साथ, तो यकीनी तौर पर घर में सबको कन्विंस करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा कि एक तो आप खुद कम उम्र है दोनों, और मोटर बाइक पर ट्रेवल करना इट्स नॉट समथिंग रियली ईजी, दुश्वारियाँ भी आती हैं, तो घर वाले इजीली कन्विंस हो गए या उनका बहुत सपोर्ट रहा कि नहीं तुम लोग इनिशिएटिव लो, ये करो, हम तुम्हारे साथ हैं? क्योंकि यूजली आमतौर पर क्या होता है कि घर वालों को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं। बिल्कुल लेकिन मेरी फैमिली जो है वो बहुत सपोर्टिव है, तो मैंने उनसे उन्हें हमें जो है उन्हें कन्विंस करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ़ उन्हें बताया तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप फ्री भी होती हैं, तो आप ये भी काम कर लेंगी तो आपका एक्सपीरियंस भी होगा और जो बच्चियाँ हैं उनका फ्यूचर भी जो है वो बन जाएगा। तो मेरी फैमिली जो है वो बहुत सपोर्टिव है, हमें बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा, हुकूमती सतह से भी किसी तरह की कोई आप चाहती हैं कि आपको मज़ीद जो है वो प्रॉपर कोई टीम बने, आपके साथ मज़ीद लोग शामिल हो, प्रॉपर एक सिस्टम के तहत वहाँ की बच्चियों को जो है तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए, तो हुकूमत से भी कुछ आपकी दरख्वास्त है इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि अ, बहुत कम है तारकर में गर्ल्स की जो स्कूल्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा जो है अगर हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है कि तारकर में स्कूल दी हार्ड एरिया जो है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि घर का माहौल वहाँ के जो पेरेंट्स है अच्छा अरूज, से मुझे एक एक बात बताइएगा, जब आपने ये इनिशिएटिव लिया और जब पहली मर्तबा आप थर की ख़वातीन से जो कि अब आपकी स्टूडेंट्स बन चुकी हैं, जब आपने उनसे मुलाकात की और उनको अपने इरादों के बारे में बताया, तो किस तरह का रिस्पॉन्स, किस तरह का रद्द अमल, कितनी ख्वाहिशमंद वो ख़वातीन लगीं और कितनी दिलचस्पी ली उन्होंने कि हाँ वो तालीम हासिल करना चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल वो बहुत ही जो है उनको वो मुझसे जो है वो इंस्पायर हुई। उन्होंने हमने उन्हें भी वो उन्होंने सोचा कि ये भी लड़कियाँ हैं, ये भी पढ़ी-लिखी हैं, हमारे पास आती हैं, हमें बताती हैं, आप भी तालीम हासिल करें। तो वो भी जो है हम हमें रिस्पॉन्स देने लगे उसके बाद। तो अभी काफ़ी सारे जो हैं पेरेंट्स जो हैं हमारे मतलब अवेयरनेस सेशन कराने के बाद कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी बच्चियों को बॉयज़ स्कूल में जो है तालीम हासिल करने की इजाज़त दी है, वो तालीम हासिल पाकर में। अच्छा, वैसे अरूज, आपने या आपकी बहन ने जो कि दोनों इस प्रोग्राम में साथ साथ हैं, किसी से राब्ता करने की कोशिश की? हुकूमती सतह पर किसी से राब्ता करने का अभी तक प्लान है या कर चुकी है राब्ता? नहीं, अभी तक किसी से राब्ता नहीं किया है और ना इस बारे में अभी तक कुछ प्लानिंग वगैरह की है। हम जो है वगैरह जो टीम बनाए इस हवाले से तालीम के हवाले से और हमारी पूरी टीम और जो हर बार पूरे में जो है अवेयरनेस सेशन कराए और काम करें। अच्छा अच्छा अरुज, मुझे इसके साथ साथ ये भी बताओ कि जब आप ट्रैवल करते हो, आप दोनों आप बहनें जाते हो, तो मोटर बाइक पे आप जाते हो, अपनी सवारी पे आप लोग जाते हो और खुद ड्राइव करके मोटरसाइकिल आप लोग पहुंचते हैं उस इलाके में, तो कितना कितना लंबा सफ़र है, कितना दुश्वार सफ़र है? कभी कोई परेशानी का सामना नहीं हुआ, कभी खौफ नहीं लगा? जी नहीं, खौफ नहीं लगा लेकिन मुश्किलातें बहुत हमें पेश आई हैं क्योंकि मोटर और थर पार का वहाँ पे रहती है और गांव विलेजेस बहुत दूर है, सिटीज जो हैं वो भी विलेजेस से काफी दूर है, तो हम बाइक पे जाते हैं, बाइक पंक्चर वगैरह हो जाती है तो इसमें हमें बहुत मुश्किलात होती है। हम्म। अच्छा अच्छा, क्या आगे क्या इरादा जी। रखते हो अपने मिशन को, किस तरह से अब आगे के लिए, मुस्तकबिल के लिए क्या प्लान है, क्या कुछ करने का आगे मजीद इरादा रखते हो? मैं चाहती हूँ कि जो मेरा मिशन है, जो मकसद है थर पारकर की गर्ल्स के तालीम के हवाले से, तो मैं चाहती हूँ कि जो रोशनी मेरे अंदर आई है वो उन बच्चियों में भी आए। हम्म। अगर मेरे जैसे 50 उरूज आ गई तो मैं समझूंगी कि मेरी जो लाइफ का मकसद है वो पूरा हो गया। अब
और बहुत शुक्रिया अरूज आपका। अब यू आर डूइंग सो अमेजिंग, आप इतना अच्छा काम कर रही हो, आपकी हिम्मत इसी तरह से बंधी रहे, आपके जो इरादे हैं वो इसी तरह से मजबूत रहे और आप कामयाबी के साथ साथ ये जो तालीम का जेवर आप थर की खवातीन को जिससे आरास्ता कर रही हैं, इसमें आपको अल्लाह ताला कामयाबी करे। और जनाब इसके साथ ही हम बढ़ेंगे प्रोग्राम एक छोटे से वक्फे के जाने ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को बढ़ाएंगे, आगे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जहां पर कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कौम से खिताब हुआ और कुछ अच्छी न्यूज़ भी शेयर की गई खान साहब की जानिब से, जैसे कि महंगाई में कमी और जो है कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि आवाम को रिलीफ मिले, वहीं पर खान साहब इतने एक्टिव दिखाई दे रहे हैं कि आज मेल मुलाकातों का सिलसिला भी हो रहा है। खान साहब दौरा लाहौर पर है जहाँ पर वो अहम मुलाकातें करेंगे और ये अहम मुलाकात किससे होने जा रही है, हम आपको बताएं जनाब, ये मुलाकात होगी काफ लीग से जो इस वक्त हुकूमत और ऑपोजिशन की आंख का तारा बनी हुई है। इस मुलाकात का जो एजेंडा है उस पर बात करेंगे। पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन इस वक्त हैं, उनसे बात करेंगे और आज की इस मुलाकात का जो एजेंडा है या इस मुलाकात में क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। तो अच्छा जी, सदाकत साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, बात करेंगे जहां पर एक जानिब फरवरी में ही मार्च का सीज़न शुरू हो गया और मार्च में भी मार्च हो रहा है, जो ऑपोजिशन है वो भी काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है। कहीं पर ऑपोजिशन जो है वो लॉन्ग मार्च कर रही है और कहीं पर जो विफाकी हुकूमत है वो सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ सामने आ रही है एहतजाज या लॉन्ग मार्च की सूरत में। इसके ऊपर भी बात करेंगे, राय लेंगे, कमेंट लेंगे। सदाकत साहब हमारे साथ अब उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। सदाकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आज की जो मुलाकात खान साहब की होने जा रही है उसका जो बेसिक मेन एजेंडा है मुलाकात का वो क्या है? जी बहुत शुक्रिया नबिया। एजेंडा ज़ाहिर वजीर आजम का जो इलेक्टोरल कॉलेज है MNAs और उसके बाद वजीर आला का जो इलेक्टोरल कॉलेज है MPAs, इनसे मुलाकातें एक रूटीन का हिस्सा होता है। अब एक पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हुई है और उस पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बहुत सारे लोगों के मामलात भी होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता बात करने का। तो वजीर आजम ने आज बाकायदा इन लोगों को टाइम देना है, इनकी बात सुननी है और जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह की कोई हुकूमती MNAs MPAs हुकूमत से नाराज हैं और एक फेक न्यूज क्रिएट करके इससे ड्रम बीटिंग की जाती है, इसका इससे अजाला होता है। और जाहिर है पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जब भी कोई हुकूमत के लिए कोई छोटा मोटा चैलेंज बनता है, उसके लिए हुकूमत के पास अपने पॉलिटिकल वेज एंड मीन्स होते हैं और वो अपने वोटर सपोर्टर्स को और अपने MNAs MPAs को तसल्ली देने के लिए, उनको अपना उनका मौक़िफ़ सुनने के लिए और अपना सुनाने के लिए इस तरह की मीटिंग्स होती हैं और इसका कोई मकसद नहीं। अच्छा सदाकत साहब, कोई ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत थोड़ी सी प्रेशराइज दिखाई दे रही है, चूंकि शहर कायद से लेकर शहर इक़्तिदार तक मार्च भी हो रहा है, तो कहीं पीछे कोई पसे मंजर में ये भी तो एक रीजन नहीं है? देखिए आपको पता है कि जब से हम आए हैं, पहले दिन जब इमरान खान तकरीर कर रहे थे तो ये उस वक्त भी कह रहे थे, उन्होंने गो के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। जाहिर है इनका मुस्तकबिल इनका खत्म हो रहा है। ये खानदानी पार्टियां थी, तीसरी नस्ल तक इनका खानदान सियासत में आ रहा था और इनको एक उठा के इमरान खान साहब ने उठा के फेंक दिया है। अब जाहिर है ये डेस्परेट अटेम्प्ट करते हैं और जब ये एक माहौल बनाते हैं टीवी पे और दीगर, तो एक मुल्क में एक थोड़ा सा सियासी तो नहीं लेकिन एक मुआशी अदम इस्तेकाम क्रिएट होता है, एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक होता है कि खुदा ना खासा तो इतने MNAs बिक गए, इतने MNAs वहां चले गए, इस तरह की खबरें फैलाते हैं। इससे इन खबरों को भी तो एक खबरें भी की नहीं, इनकी वो ऐसी फेक खबरें खबर खुशी होती है और साथ साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है। लोग इन्वेस्टर अपना पैसा लगाते हैं, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहे हैं और MNAs MPAs को भी मौका मिलता है कि जब इस तरह की कोई अदम एतमाद या इस तरह की बातें चल रही हूँ, वो अपने जो उनके मामलात होते हैं हुकूमत तक, वज़ीर तक, वो उनको एक एक्सप्रेस करने का मौका होता है। इससे ज्यादा इस पीपल्स पार्टी की और नून की हैसियत कोई नहीं है। आप मुझे बता दें मुल्क के पास क्या ऑप्शन है? पीपल्स पार्टी रह गई है सिंध रूरल के एक खास एरिया में, वो भी वहाँ से स्क्वीज हो रही है। आज लोग हकूक़ सिंध के लिए PTI के साथ खड़े हैं।
मुस्लिम लीग नून जो रह गई है पंजाब के 2 डिवीजन पे, तो पूरे मुल्क में, केपी में, पंजाब में, बलोचिस्तान में, कश्मीर में, जीबी में सिर्फ पीटीआई है, सिंध में भी पीटीआई दूसरी बड़ी पार्टी है। ठीक है। ये खत्म हो रहे हैं और ये आखिरी 3 का सदाकत साहब, फैसला है। मैं आपकी बात को, चूंकि वक्त की कमी है हमारे पास, आपको मैं खान साहब का एक जुमला मैं आपको याद करवाते चलूं। खान साहब हमेशा से कहते आए हैं कि मैं कभी भी ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, और अगर इस तरह की सूरत हाल नहीं आएगी, मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा मगर ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जो खान साहब हैं वो अपने जो है उनको जाकर मुलाकातें करनी पड़ रही हैं, इत्तेहादियों से मुलाकातें करनी पड़ी, तो आपको लगता है कि थोड़ी सी प्रेशराइज इस वक्त हुकूमत नजर आ रही है? आप एग्री करेंगे इस बात देखिए से? नबिया, आपने इमरान खान साहब का एक जुमला सुनाया, दूसरा जुमला उनका यह है कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे अपने असूलों पे और अपने अकाउंटेबिलिटी के जी। नारे पे, अपने अकाउंटेबिलिटी के वादे पे। तो वो बिल्कुल अपनी आप का जो मंजिल है वो बड़ी वाजे होनी चाहिए, वो वाजे है। हाँ, अप्रोच बदलती रहती है, तो बाकी ब्लैकमेल तब होंगे जब हम किसी तरह भी नवाज शरीफ साहब को या जरदारी साहब को कोई एनआरओ देंगे या किसी करप्ट बंदे को माफ करेंगे। जब करप्शन हमारा नारा है और हम उस पर ब्लैकमेल नहीं हो रहे, तो बाकी बातें ऐसी सब रह जाती हैं। अच्छा, अब मुझे जानना है आपसे सदाकत साहब के, एक तरफ जो है मार्च किया जा रहा है हुकूमत के खिलाफ, और दूसरी जानिब जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सूबाई हुकूमत के अगेंस्ट मार्च कर रही है या एहतजाज हो रहा है। तो अब ये भी तो एक निशानी है कि हुकूमत कहीं ना कहीं जो है वो घबराई हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हुकूमत हमेशा यही कहती आई है, खान साहब हमेशा यही कहते आए कि घबराना नहीं है, तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं? देखें, केपी में, पंजाब में, फेडरल में, बलोचिस्तान में हमारी हुकूमत है, जीपी में, कश्मीर में, वहाँ हम डिलीवर कर रहे हैं, लोगों को उनके हकूक कर रहे हैं, उनको हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, उनके लिए तरक्की कर रहे हैं, पेट्रोल हमने सस्ता किया, बिजली सस्ती की, इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट बना रहे हैं। अब बदकिस्मती से सिंध सबसे पीछे रह गया है। सिंध में हम कुछ कर तो नहीं सकते, वहाँ हुकूमत तो हमारी नहीं है, लिहाजा वहाँ लोगों के साथ हम खड़े हैं कि जो ज्यादती हो रही है, वहाँ पे डाकू राज है, महंगाई सबसे ज्यादा है, बैड गवर्नेंस है, अस्पतालों के बुरे हालात हैं, कुत्ते काटे की वैक्सीन नहीं मिलती, तो हमारा वोटर है उसको ये बताना कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम अपोजिशन के तौर पे सिंध में हम हकूक की जंग लड़ रहे हैं और बाकी सूबों में हम डिलीवर कर रहे हैं। तो ये एक नेचुरल बात है, मेरे नहीं ख्याल में इसमें कोई अननेचुरल है कि सिंध में हम डिलीवर ना कर सकें, तो वहाँ लोगों के साथ खड़ा तो होना है ना। और इस वक्त जिस तरह का माहौल सिंध में बनता है, लोग परेशान है और लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं, और हम उनके लिए मुतबादल के तौर पे वहाँ जाके अपना पैगाम दे रहे हैं, उनको उनके मसाइल हाईलाइट कर रहे हैं और जरदारी माफिया को प्रेशराइज कर रहे हैं कि उनके लिए डिलीवर करें। अब सदाकत साहब, अगर इस मुलाकात के बाद आपको लगता है कि ऑपोजिशन ने कोई बड़ी ऑफर कर दी अगर काफ लीग को, तो ऐसा नहीं आपको लगता कि फिर हुकूमत के लिए तो मुश्किल सामने आ जाएगी? देखिए, ये तो इफ्स एंड बात है ना, अगर ये होगा तो फिर वो होगा, तो वे होगा, तो पहली बात है काफ लीग जाएगी क्यों? काफ लीग हमारे एलआई है, उनको नून लीग से तो उनकी जाती दुश्मनी, असली दुश्मनी है, एमक्यू उनकी पीपल्स पार्टी से असली दुश्मनी है। हम बेटर ऑप्शन है, लेकिन ये इफ्स एंड बात है, कोई भी हमारा जमहूरी, हमारा जो इत्तेहादी है, अगर कोई इस तरह की बात करता है तो फिर उस वक्त बात होगी कि क्या करना है। आज तो वो हमारे साथ है, मैं ऐसे ही आप मेरे से उनके खिलाफ बयान दिलवा के क्यों आग लगवाना चाह रही? अच्छा सदाकत साहब, ये भी बताएगा कि जब भी हुकूमत में हमने देखा है कि जब भी कोई कड़ा वक्त आता है या मुश्किल आती है तो नैब और एफआईए भी बहुत मुतहरिक दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, तो आप समझते हैं कि ये हकीकी एहतसाब है? देखिए, आप तो ये कह रही हैं कि जब जब हुकूमत में मुश्किल आई है तब नैब एक्टिव हुआ है। ऑपोजिशन तो कह रही है कि हमें तो सुबह शाम नैब तंग कर रहे हैं। आप इनकी पहली तकरीर असेंबली में से और आखिरी तकरीर देख लें, हर जगह ये नैब का ओनर होते हैं। तो वो तो हमारा बयानिया है कि हमने एहतसाब कर से पैसा लेना है। मेरे नहीं ख्याल कि वो कोई किसी को इस पर एतराज होना चाहिए। हाँ, केसेस हैं, कभी अदालती ज्यादा केसेस की तारीखें लग जाती हैं, कभी कम लग जाती हैं, तो नया केस तो कोई नहीं बना। ये शहबाज साहब का जो केस है, ये टीटीज वाला, ये तकरीबन 2 साल से इस पे काम चल रहा है। तो मैंने नहीं ख्याल की सही है, लेकिन बहरहाल जितना चोरों का एहतसाब हो उतने हमारे वोटर हमारे खुश होंगे। अच्छा सदाकत साहब, ये जो आज मुलाकात होने जा रही है, यकीनी तौर पर बहुत ही अहम मुलाकात है खान साहब के साथ, तो आपको लगता है कि आज की इस मुलाकात के बाद जो काफली के अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो वो भी दूर होने वाले हैं? देखिए, मुलाकात इसी मकसद के लिए की जा रही है कि जो भी किसी एमएनए का, एमपी का कोई नाराजगी है, उसका कोई बात नहीं सुनी जा रही, उसको एक्सेस अगर नहीं है प्राइम मिनिस्टर तक, तो ये एक्सेस दी जाए और उसकी बात सुनी जाए। और
इसी होप में की जा ठीक रही है, इसी उम्मीद में की जा रही है। ठीक है, मुलाकात ही ये इसलिए हो रही है ताकि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जा सके। बहुत शुक्रिया सदाकत साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। ब्रेक पर जा रहे हैं जनाब, हेडलाइन ब्रेक है, उसके बाद हाजिर होंगे और प्रोग्राम को गुफ्तगू को बढ़ाएंगे आगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक है आपको एक मरतबा फिर से न्यू पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तान की जान, शहर कायद की, कराची की हम बात कर रहे हैं। लेकिन कराची की जो सूरत हाल है वो साल 2022 में काफ़ी हद तक तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। जराइम में या डकैती में या जो कराची में होने वाली वारदात है वो तो आपको पता है कराची शहर का एक मसला रहा ही है, लेकिन इस पर काफ़ी हद तक गुज़श्ता कुछ अरसे से काबू पा लिया गया था। लेकिन अब इस साल में ऐसा लग रहा है कि जो कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स है उसका जिन एक मरतबा फिर से मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुका है। और अगर सिर्फ इस साल की ही बात की जाए 2022 की, तो इसके पहले 2 महीनों में ही आपको बताएं कि 15 अफराद जाँ बहक हुए, डकैती की जो मज़ाहमत या जो वारदात की गई, जबकि 90 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। हॉरिबल फिगर है, हॉरिबल नंबर है। सोशल मीडिया ट्रेंड में चल रहा है कि कराची शहर को महफूज करो। क्या वजह है कि पुलिस इन तमाम वारदातों पर, तमाम जराइम पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही है। बात करेंगे पूरी सूरत हाल पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट तज्जियाकार फवाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन। शहर कायद में जो स्ट्रीट क्राइम्स के वाकयात है उसमें इतना ज्यादा इजाफा देखा गया है। बहुत शुक्रिया नबिया। देखें, क्राइम तो दुनिया के हर खित्ते के अंदर मौजूद है। अगर जुर्म ना होता तो फिर इस्लाम हुक्म न देता कि चोर की सजा काटी जाए। अगर जुर्म ना होता तो फिर पुलिस का सिस्टम मौजूद ना होता। जुर्म मौजूद है, लेकिन उसको बेहतर कानून साजी के जरिए, बेहतर पुलिसिंग के जरिए जो है वो कम किया जा सकता है और किसी हद तक उस पर काबू पाया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। कराची में गुज़िश्ता 2, 4, 5 महीने से जो है वो क्राइम के वाकयात जो है वो ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप 4 महीने को देखें और पीछे तमाम अरसे में 30, 35, 40 साल में कराची में क्या कुछ होता रहा उसको भूल जाएं। आपने इब्तिदाइया में भी कहा कि कराची और जुर्म का साथ हमेशा ही रहा है और दुनिया के हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में इसी तरीके से होता है। जितना बड़ा शहर होता है उतने ही ज्यादा मसाइल भी होते हैं और जाहिर है कि पोर्ट सिटीज के अंदर ये मामला कुछ ज्यादा होता है क्योंकि कारोबार का मामला वहां पर दीगर शहरों के मामले में मुकाबले में जो है वो ज्यादा होता है। अच्छा, मामला क्या है? मामला ये है कि कराची में ऐसा नहीं है कि इसको ठीक करने की कोशिश नहीं की गई। इसको जिसने भी ठीक करने की कोशिश की उसको रास्ते से हटा दिया गया। एडी ख्वाजा साहब थे जब आईजी सिंध बने थे तो उनका सफर वो अपनी सर्विस से हाथ धोने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। फिर कोर्टों के रिलीफ के जरिए उनको आईजी सिंध बरकरार रखा गया था। उनका मसला यह था कि उन्होंने कोशिश की थी कि सिंध के अंदर जो भर्तियां हों, खासतौर पर कराची में जो पुलिस की भर्तियां हों, वो शफाफ तरीके से हों। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना आए कि जिसमें कहा जाए कि सियासी तौर पर सियासी कारकुनान को, जराइम पेशा अफराद को, जराइम पेशा रिकॉर्ड रखने वालों को भर्ती किया गया। लेकिन आपने देखा कि पूरे सिस्टम ने उनके खिलाफ मजामत की। फिर ये अभी जो कराची पुलिस चीफ है गुलाम नबी मेमन साहब, ये इन्होंने आए कराची के अंदर, ये चूंकि काफ़ी अरसे बरतानिया में रहे, नेशनल ड्यूटी की वजह से बरतानिया में रहे, जब ये वापस आए यहाँ पर तो इन्होंने कोशिश की कि पुलिस के निज़ाम को कुछ जदीद किया जाए, पुलिस के निज़ाम को कुछ बेहतर किया जाए। लेकिन हमने देखा कि फिर कुछ अरसे बाद उनको हटाकर फिर एक साहब बीच में आए, उन्होंने पूरे सिस्टम को रोल बैक कर दिया और रोल बैक करने के बाद जब उनसे हालात कंट्रोल में नहीं आए तो फिर महीना भी नहीं बल्कि 15-20 दिन पहले जो है गुलाम नबी मेमन साहब को दोबारा लगाया गया है। लेकिन आपने जब उसके नशे में मदोश होते हैं तो उन्होंने उसके पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए उस पर सजाएं रखवाई, पिनलाइज करवाना शुरू किया लोगों को कि जिसकी जेब से गुटखा निकलेगा, जिसकी जेब से मावा निकलेगा, जो गुटखा मावा का कारोबार कर रहा होगा उसको सजा मिलेगी। ये लेजिस्लेशन बुनियादी तौर पर जरूरी है अगर आपने कराची के हालात को ठीक करना है। अच्छा, बुनियादी मामला क्या है? कराची की आबादी मुताद अंदाजे के मुताबिक 2.5 से 3 करोड़ है, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है वो तकरीबन जो है वो 42,000 है, जिसमें 10,000 के करीब पुलिस एहलकार वो होते हैं कि जो मुख्तलिफ ड्यूटीज के ऊपर हैं, जो एंटी कार लिफ्टिंग सेल के अंदर हैं, जो वीआईपीज ड्यूटी के अंदर हैं, जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के अंदर हैं। बाकी जो ऑपरेशनल पुलिस है जिसने ऑपरेशन करना है, जिसने जो है वो शहर के अंदर अमन अमान की जिम्मेदारी अंजाम देनी है,
वो 30-32 हजार के करीब आते हैं। उनमें भी आप देखेंगे फी थाना जो है वो रोजाना के 12 लीटर मिलते हैं मोबाइल को, यानी कि जो पुलिस की मोबाइल है जो 2,500-3 हजार सीसी इंजन है, 2700 से लेकर 3,000 सीसी इंजन है, उसमें आप 12 लीटर फ्यूल देंगे पुलिस को तो वो तो बस थाने के बाहर का एक चक्कर लगाएगी और वापस आके जो है वो खड़ी हो जाएगी। आप उससे तवक्का करते हैं कि जी मोटरसाइकिलों के अंदर फ्यूल हो जिससे जो है वो लोग गश्त करें। बड़े बड़े कहीं ज्यादा कशीदा दिखाई दे रही है, स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा और जराइम लोग तो शायद अब अपने घरों में भी महसूस नहीं है। डकैती की वारदातें जो हो रही हैं, अब जो जराइम पेशा अफराद हैं वो लोगों के घरों में घुसकर वारदातें कर रहे हैं। देखें जी, कराची पुलिस से जब भी बात होती है तो उनका कहना यह है कि ये जो जुर्म करने वाले लोग हैं ये वो हैं जो मनशियात फरोश हैं या मनशियात के आदी हैं और अपने नशे को पूरा करने के लिए चोरियां करते हैं। पहले छोटी चोरी करते हैं, फिर इनका दिल बड़ा हो जाता है, उसके बाद बड़ी चोरियां करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी आज ही की मिसाल दूं कि अतर मतीन सहाफी शहीद के जो कातिल गिरफ्तार हुए उसमें से एक अनवर बुरोई को गिरफ्तार जो है वो कत्ल हो गया पुलिस मुकाबले के अंदर। अनवर बुरोई का जो जुर्म का रिकॉर्ड था वो अभी मैंने आपके प्रोग्राम से पहले 5 मिनट पहले मैं देख रहा था तो गुज़िश्ता रात जो मैंने मालूमात की थी उसको वो मैच कर रहा था। मुझे बताने वाले ने बताया कि कराची में ऐसा होता है कि एक फर्द जो ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, जुर्म का एक रिकॉर्ड रखता है, उसको बार बार गिरफ्तार किया जाता है। जिस वक्त प्रेशर आता है उसको गिरफ्तार करके लेके आते हैं और उसके ऊपर कोई चर्च खरीद के मार्केट से या हथियार खरीद के मार्केट से डाल देते हैं और कहते हैं कि ये फलाना जुर्म का मुजरिम गिरफ्तार हो गया और इसी ने जुर्म किया था। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, मेरे सामने जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड पड़ा हुआ है अनवर बुरोही का। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, हो सकता है ये सही हो सकता है ये गलत हो। मैंने उमर को भी भेजा है जो आपका प्रोड्यूसर है, उसमें जो वो एक चीज बड़ी मजेदार है कि एक अनवर बुरोही जब गिरफ्तार हुआ 2014 में तो शारे नूरजहां में गिरफ्तार हुआ। उसके बाद 2014 में 381A मुकदमे के तहत नाजमाबाद में गिरफ्तार हुआ। उसके बाद 381A में 2014 में ब्रिगेड में गिरफ्तार हुआ। अब नाजमाबाद और ब्रिगेड के दरमियान 18 किलोमीटर का फर्क है। ब्रिगेड थाना है ये लाइंस एरिया वाला मज़ार कायद के इलाके का जो थाना है ये ब्रिगेड थाना है और नाजमाबाद थाना या शारा नूरजहां थाना जो है वो यहाँ से 18-20 किलोमीटर है। दोनों जगह 381A में गिरफ्तार हुआ, यानी कि अलग अलग इलाकों में गिरफ्तार हुआ। और मजेदार बात यह है कि इन तीनों दफा गिरफ्तार करने वाला, मुकदमा करने वाला ASI अरशद अली था। हैरत की बात है कि एक ASI अरशद अली जब शारा नूरजहां में था तब भी उसने इसको गिरफ्तार किया, जब वो नाजमाबाद में आया तब भी गिरफ्तार किया, जब वो 20 किलोमीटर दूर ब्रिगेड में आया तब भी इसको गिरफ्तार किया। फिर मामला खत्म नहीं हुआ, फिर उसने 2014 में दोबारा नाजमाबाद में गिरफ्तार किया, फिर पापोश नगर में गिरफ्तार किया, फिर नॉर्थ नाजमाबाद में गिरफ्तार किया। मतलब एक मुलजिम जो 5 दफा गिरफ्तार हुआ, एक ही ASI ने उसके खिलाफ जो है वो पर्चा दर्ज किया और वो ASI अरशद अली था जो उसका तफ्तीशी अफसर था। फिर आगे आ जाए, उसके बाद सरजानी टाउन में एक दफा गिरफ्तार होता है, वो भी 381 है। उसके बाद अगली दफा फिर ब्रिगेड में गिरफ्तार होता है जो वहां से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। यानी कि एक थानेदार या एक ASI या एक सब इंस्पेक्टर जब एक इलाके से दूसरे इलाके ट्रांसफर होता है तो मुलजिमान को भी अपने साथ लेकर जाता है। या तो वो इतना तेज होता है कि उस इलाके में जाके उस मुलजिम को घूमते हुए पहचान लेता है और पकड़ लेता है, लेकिन अगर वो पकड़ लेता है तो फिर उसके ऊपर मुकदमा कैसे कायम होता है, दफात कैसे लगती हैं। इसका मतलब यही है कि चंद मुलजिमान हैं जिसको कराची पुलिस ने या हमारी पुलिस ने, इसको सिर्फ कराची पुलिस नहीं कहें, ये कराची से लेकर खैबर तक की पुलिस है, उसने चंद मुलजिमान को नॉमिनेट किया हुआ है। जिस वक्त भी कराची के अंदर या किसी भी इलाके के अंदर कोई जुर्म होता है उसी को पकड़ के लाते हैं, उसी के ऊपर ही हथियार डालते हैं, उसी के ऊपर चर्च डालते हैं, उसी का क्राइम रिकॉर्ड दिखाते हैं और नतीजे में जो है वो मट्टी पाव पॉलिसी के तहत कारपेट के नीचे धूल चली जाती है। अब आप अंदाजा करें कि ये अजीजाबाद में भी वही गिरफ्तार होता है। SI सफदर जमान जो है सरजानी टाउन, ये ब्रिगेड से भी इसको गिरफ्तार करता है, सरजानी टाउन से भी गिरफ्तार करता है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, हो सकता है ये ठीक हो, ये अरशद अली कोई और हो और ये जमान साहब जो है सईद जमान या जिनका भी मैंने नाम लिया, सफदर जमान साहब, ये अलग अलग हो, मुझे ना पता हो। मैं इस वाक़े के ऊपर कोई इसकी जो है वो हकीकत के ऊपर बात नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची में ऐसा होता है कि बहुत सारे मकामात पर एक ही मुलजिम बार बार गिरफ्तार होता है। जेल को पाकिस्तान में मरकज़ी इस्लाह कहा जाता है। जेल जब ये जाते हैं तो वहाँ एक नेटवर्क बनता है, उस नेटवर्क के नतीजे में ये वापस आते हैं और फिर अगर पहले अकेले काम कर रहे थे तो बाद में नेटवर्क के साथ काम करते हैं। ये सब कुछ जब तक होता रहेगा, पुलिस के सिस्टम में इस्लाहात,
नहीं आएगी। फवाद, ये पुलिस के तो सिस्टम को आपने बहुत ही हैरत अंगेज इंकशाफ किया है और ये जो आपने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए हैं, मैं तो बहुत तशवीश में मुब्तला हो चुकी हूँ। जो पूरी आपने जो रिपोर्ट शेयर की है, इस मुल्जिम का जो ट्रैक रिकॉर्ड आपने, जो माजी में जो इसने वारदातें की हैं और उसके बावजूद ऐसा शख्स, ऐसा मुल्जिम शहर कायद में दंदनाता फिर रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। बार बार मुकदमा दर्ज होने के बाद, बार बार गिरफ्तारी होने के बावजूद ऐसे शख्स को छोड़ दिया जाता है। दैट मीन्स कि सिंध हुकूमत क्या कर रही है? पुलिस में जो है वो पुलिस रिफॉर्म्स की या इस्लाहात की कितनी शिद्दत से जरूरत है इस वक्त शहर कायद को? सिर्फ शहर कायद को जरूरत नहीं है नबिया। देखें, ये लॉर्ड मिकाले का बनाया हुआ 1886 का या 1868 का, मुझे सही साल याद नहीं है। ये लॉर्ड मिकाले का बनाया हुआ निज़ाम है जिसको पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं, जिसके तहत सजाएं दी जाती हैं। इस निज़ाम तफ्तीश के अंदर पुलिस के पास जदीद ज़राए मौजूद नहीं है, पुलिस के पास वसाइल मौजूद नहीं है, पुलिस एहलकार को खाने के लिए रोटी मैसर नहीं है, तो अल्टीमेटली वो फिर कुछ ना कुछ तो करेगा, किसी होटल वाले से मुफ्त में खाएगा। पुलिस के पास गश्त के लिए सही मोबाइलें मौजूद नहीं है। अगर मोबाइल का टायर पंचर हो जाए या फट जाए तो एएसआई को या जो भी ऑफिसर होगा मोबाइल को लेके गश्त पे निकला हुआ है, उसको अपने जेब से पैसे भर के उसका पंचर लगवाना पड़ेगा। 12 लीटर 3000 सीसी की गाड़ी के अंदर कोई 12 लीटर डालता है। एक जो आपकी क्या नाम है मोटरसाइकिल है 70 सीसी की, वो महीने के अंदर जो है वो 12 15 20 लीटर खा जाती है। आपको रोजाना का 2 लीटर डलवाना पड़ता है उसके अंदर। इतनी महंगाई के दौर के अंदर वहां पर जो है वो आप 12 लीटर उसको मोबाइल को देते हैं। फिर आप ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। मैं आपकी बात पर आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं उस पर एग्री कर लेती हूँ, मैं उससे मुतफिक हो जाती हूँ। और बिल्कुल सूरत हाल तशवीशनाक है, ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अगर महंगाई बढ़ी है तो आम आदमी के लिए भी उतनी ही परेशानी या तशवीश की जो है वो एक सिचुएशन है। लेकिन ऐसे में क्या किया जाए? क्या आम आदमी भी या आम इंसान भी फिर बाहर निकलकर 2 नंबर काम करे? दूसरा सवाल फवाद मेरा आपसे ये है कि ऐसे में हम पुलिस को या पुलिस जो हमारा पूरा जो निजाम है हम उस पर उंगली नहीं उठाते हैं, हम उससे क्वेश्चन नहीं करते हैं। सिंध हुकूमत क्या कर रही है? क्या सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है? देखिए जी, सिंध हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, केपी की हुकूमत हो, जब तक आप निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, हुकूमत की जिम्मेदारी तो सबसे पहले बनती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी मर जाए तो उमर उसका जिम्मेदार है। यानी कि एक खलीफा वक्त जो था वो कहता है कि दरिया फरात के किनारे जो मदीना या मक्का से बहुत दूर था, वहां पर भी अगर कोई कुत्ता मर जाए तो उसका जिम्मेदार जो है वो हुक्मरान है। एक कुत्ता भूखा अगर मर जाए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं, तो हुक्मरानों को कैसे आप जिम्मेदारी से निकाल सकते हैं? माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जहाँ पे आवाम की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जहाँ पे आवाम की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जहां पर आवाम को खाने के लिए रोटी मैसर नहीं है, तो ये सारे हुक्मरान फिर चाहे वो सिंध के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो केपी के हों, ये सूरत-ए-हाल तो यकसा पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है। और तमाम ही हुक्मरान, तमाम ही वो लोग कि जिनको वोट देकर जमहूर ने मुंतखब किया था कि वो ऐवानों के अंदर जाएंगे, उनके लिए कानून साजी करेंगे, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनको रिलीफ फराम करेंगे, उनको सेहत की सहूलियात देंगे, उनको तालीम की सहूलियात देंगे। लेकिन अगर पूरी रियासती मशीनरी, चाहे फिर वो सूबों की हो चाहे फिर वफाक की हो, जब वो नाकाम नजर आएगी तो फिर अल्टीमेटली यही होगा लोगों के साथ कि लोग अपने हक के लिए निकलेंगे, फिर कोई चोरी करेगा, फिर कोई चीना झपटी करेगा। इसको जवाज नहीं दे रहा मैं कि हुक्मरानों की नाअहली किसी को जवाज देती है कि जी वो चोरी करे, चीना झपटी करे। जाहिर है कि चोरी करना बदतरीन हरकत है। छीनना किसी से उसका मोबाइल, उसकी बेइज्जती करना, उसको तकलीफ में लेके आना, ये घटिया तरीन हरकत है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन अगर रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, इस्लाम में भी अगर हुक्म दिया गया है कि चोर के हाथ काटे जाए, तो ये दायरे की सजा भी उस वक्त दी गई कि जब ज़कात का निज़ाम कायम था, जब रिलीफ का निज़ाम कायम था, जब सदकात का निज़ाम कायम था, जब मुल्ज़मान के साथ इंसाफ था, जब ये तमाम चीज़ें थी, उसके बाद भी कोई चोरी करता था तो फिर हुक्म था कि उसके हाथ काटे जाएं। इस्लाम को इतना जालिम मजहब नहीं है कि पहले दिन कह दे कि किसी के पास खाने की। फवाद, एक आखिरी सवाल मुझे आपसे जानना है, चूंकि टाइम की भी थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं चाहूंगी कि मैं आपसे पूछ लूं कि माजी में हमने जब भी देखा है पास्ट में कि शहर कायद के या कराची के जब हालात बिगड़ते हैं या ख़राब होते हैं या जराइम में इजाफा होता है, तो कराची में रेंजर्स के जो है वो इख्तियारात बढ़ा दिए जाते हैं, या और हमने देखा है कि फिर जराइम में बड़ी कमी आती है जब रेंजर्स के कंट्रोल में होता है कराची शहर। तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा अब की बार? देखें जी, इसमें बहुत सारे सियासी मामलात भी हैं और जाहिर है कि पुलिस को भी
काम करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। न सिर्फ काम करने का मौका मिलना चाहिए बल्कि भरपूर वसाइल मिलने चाहिए। जितनी पुलिस की ज़रूरत है कराची के अंदर जितनी नफरी की ज़रूरत है, जब आप उसको पूरा कर देंगे तो अल्टीमेटली फिर किसी और फोर्स को साथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेंजर्स तो बैकअप में मौजूद हैं, जो कराची में बड़ी कार्रवाइयाँ जो थी, खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी की कार्रवाई हो या ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हों, उनको कंट्रोल करने के लिए है। रेंजर्स अगर पुलिस की तरह थानों के अंदर मौजूद होगी तो फिर पुलिस की जरूरत क्या होगी। शेख रशीद साहब ने ये बड़ा एक मजाका खेज मुझे लगता है कि उन्होंने एक मशवरा दिया कि रेंजर्स के एहलकार थानों में मौजूद होंगे। चोरी चकारी को अगर रेंजर्स रोकेगा तो फिर सरहदों की हिफाजत कौन करेगा। रेंजर्स का काम है रेंज की हिफाजत करना, सरहदों की हिफाजत करना। वो वहां पे तैनात होते हैं, लेकिन चूंकि कराची के अंदर अमन अमान की सूरत काफी तवील अरसे तक खराब रही, इसलिए अमन अमान की उस सूरत को कंट्रोल करने के लिए कराची में रेंजर्स को लाया गया था। ये कैसे मुमकिन है? पुलिस का निजाम ठीक है, बहरहाल हमारी यही दुआ है, हमारी यही ख्वाहिश है कि जो भी कराची की जो आवाम है, जो कराची के रहने वाले हैं, उनके हक में जो भी बेहतर फैसला है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, वो किया जाए। और सिंध हुकूमत जो है वो मजीद इसके ऊपर अगर एक्टिव होगी तो कराची के वासियों के लिए बहुत बेहतर होगा। फवाद, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला न्यू पाकिस्तान के लिए। बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे रूह अफ़ज़ा किचन में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और यूक्रेन में इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, इंटरनेशनल न्यूज़ है। और आपको पता है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़ा मसला बना हुआ है हमारे पाकिस्तान के हवाले से, वो ये है कि जो पाकिस्तानी तलबा या स्टूडेंट्स हैं, जो पाकिस्तानी इस वक्त यूक्रेन में स्टक हैं, उनके हवाले से जो स्केप की बात हम अगर करें कि जिनको सफारत खाने से काफ़ी ज़्यादा शिकायत बताई जा रही हैं कि कोई वहां से सपोर्ट नहीं किया गया, वहां से राब्ता नहीं हुआ। जबकि जो सफारत खाने हैं, जो सफारतकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो यूक्रेन में स्टूडेंट्स या जो तलबा फंसे हुए हैं उन्होंने उनकी दी हुई गाइडलाइन पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आए, वो प्रॉब्लम में स्टक हुए। इस पर तो हम बहरहाल बात करेंगे, वहां पर जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो वजीर खारजा इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने पूरी सिचुएशन पर क्या गुफ्तगू की है, क्या बात की है, पहले आप वो सुनिए फिर बात करते हैं। यूक्रेन में तकरीबन 3000 हमारे स्टूडेंट्स, तकरीबन 4000 के डायस्पोरा। जब ये सूरत हाल बन रही थी तो हमने उनसे राब्ता किया। बहुत से स्टूडेंट्स ने हमारी दरख्वास्त पर वहाँ से वो सेफ जगहों पर मुंतकिल हो गए, कुछ न जा सके। यूक्रेन के वजीर खारजा से खुद बात हुई है, हम सेफ एग्जिट चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि इस वक्त लाखों लोग बॉर्डर की तरफ रवा दवा हैं, हमारे क्रॉसिंग पॉइंट्स चोक्ड हैं। आपने सुना कि वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या कहना था इस पूरी सूरत हाल के ऊपर। यहाँ पर एक सवाल जो कि मेरे दिल में है, हम तमाम लोगों के दिल में भी आई एम श्योर होगा कि इस वक्त तरजीहात क्या हैं। क्या पाकिस्तानी तलबा या स्टूडेंट्स जो कि इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनको वहां से निकालना पहली तरजीह होनी चाहिए हुकूमत की, क्या ऐसा किया गया? क्या इस हवाले से मुकम्मल तौर पर उन तलबा के साथ कांटेक्ट किया गया, उनको वो तमाम सहूलियात फराहम की गई जिसकी वजह से वो उन मुश्किल कशीदा हालात से बाहर निकल दे? क्वेश्चन मार्क है ये। लेकिन ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि हुकूमत के लिए या वज़ीर खारजा के लिए इस वक्त उन बच्चों को वहां से बाहर निकालना तरजीहात में शामिल हरगिज नहीं था, बल्कि शायद अपने सियासी मकासद पूरा करना ज़रूरी है। उसकी एक मिसाल सामने है। आपको पता है कि जो विफाकी हुकूमत है, जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो सिंध में जो मार्च अपना कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हुकूमती तरजीहात यही है कि सियासी मकासद पूरे किए जाए, बल्कि ना कि जो बच्चे वहाँ पर स्टक हैं या जो फंसे हुए हैं वहाँ उनको बाहिफाजत वहाँ से निकाला जाए। सो इट्स अ क्वेश्चन मार्क। ये सवाल है हमारा, हमारे चैनल का, हमारी टीम का हुकूमत से कि इस वक्त हुकूमत की प्रायोरिटी क्या वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए थे यूक्रेन में, जो इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है, जहाँ पर जो लोग घरों में स्टक हैं। कल भी हमने पूरा एक सेगमेंट इसके ऊपर किया था, जहां पर हमने आपसे एक शख्स से मुलाकात करवाई थी जो अपने घर में स्टक था। लोगों के पास इस वक्त खाने तक को कुछ मुयस्सर नहीं है। स्टूडेंट्स बदहाली का शिकार है, जो कि मुंतजर है, जो कि इंतजार कर रहे हैं कि कोई सिफारत खाने से उनसे राब्ता करे, उन तक पहुंचे, उनकी मुश्किल को हल करे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पोलैंड तक पहुंच भी चुके हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद में, एक बहुत बड़ा नंबर है उन स्टूडेंट्स का, उन तलबा का, उन पाकिस्तानियों
सवारियों का जो स्टक है, बेयारो मददगार है, खाने को मुयसर नहीं है, सर्दी का जो मौसम है, जो मौसमियाती चैलेंजेस है, उनका भी सामना करना पड़ रहा है। सैयद अली हैदर जो कि एक स्टूडेंट हैं, जो कि बाहिफाजत इस वक्त पोलैंड की सरहद तक पहुंच चुके हैं, पोलैंड में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। उनको किन किन दुश्वारियों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये जानेंगे। सैयद, गुड मॉर्निंग, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे सबसे पहले बताइएगा कि आप बाहिफाजत पोलैंड पहुंच चुके हैं और सिफारत खाने की जानिब से कितनी मदद की गई आपकी? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए, मेरी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। आप सब न्यूज़ चैनल का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और सेकंड मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी टीम के साथ जो वहाँ से निकले थे बाहिफाजत, हमने पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस किया था रात में। देन उसके बाद हम आज पोलैंड के कैपिटल वार्सा में मौजूद हैं। हमारी जो हेल्प की है वो पोलैंड में जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी यहाँ पे पहुँचने के बाद हेल्प की है। जो कि हमने जब बॉर्डर क्रॉस किया तो पोलैंड गवर्नमेंट ने हम लोग के लिए बस सर्विस प्रोवाइड की थी, जो हमें कैंप तक लेके गई। ठीक है, देन उसके बाद हमने वहाँ नाइट स्टे किया कैंप के अंदर। कैंप में हमारा पाकिस्तानी फ्लैग के साथ हमारे एम्बेसडर साहब वहाँ खुद मौजूद थे। पूरी रात उन्होंने वहाँ हमारे साथ स्पेंड की। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्होंने बस अरेंज की, क्योंकि लेट नाइट थी बहुत ज़्यादा, तो मॉर्निंग में बस अरेंज की उन्होंने। देन हमें उन लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया। यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने अकोमोडेशन हमें प्रोवाइड की, होटल में फूड वगैरह सब अच्छी सर्विस उन्होंने हमें प्रोवाइड की। लेकिन एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें इस तरह का कुछ नहीं मिला, जो कि यूक्रेन में मौजूद थी। वो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन शिफ्ट हो गए। फिर उन्होंने रिलोकेशन के लिए हम लोगों का कि आप लोग रिलोकेट कर जाएं। उस टाइम पे जबकि ट्रांसपोर्ट कुछ भी अवेलेबल नहीं थी कीव के अंदर, हम लोग खुद कीव में मौजूद थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स टर्नोपिल सिटी में मौजूद थे। तो हम लोग अपनी मदद आपके तहत कीव से टर्नोपिल का हमने सफर किया, तकरीबन 12-14 घंटे का सफर किया। और वो सफर आखिर मेरे लिए खतरनाक सफर था। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो पाकिस्तानी सिफारत खाने के जो सिफारतकार है, उनका ये कहना है कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने हमारी गाइडलाइन पर उस तरीके से प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर हमारी बात उन्होंने जिस तरह से हमने जो गाइडलाइन प्रोवाइड की थी, अगर उन्होंने उसको फॉलो किया होता तो उनको इतनी मुश्किलात ना होती। इज इट ट्रू? मैम मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं बेसिकली आई एम अ यूट्यूबर। मैंने बिल्कुल उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया। हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं जो कीव के अंदर मौजूद थे, उनकी इंस्ट्रक्शन थी, फर्स्ट वीडियो उनकी ये थी कि किसी ने घबराना नहीं है, हालात नॉर्मल हैं, आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। उस वीडियो को मैंने मद्देनजर रखते हुए उनके साथ एक वीडियो मर्ज करके उसको अपने चैनल पे अपलोड किया। देन सेकंड उनकी वीडियो थी, हालात नॉर्मल है, हम लोगों ने तमाम इंतजाम किए हुए हैं, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे, उससे पहले हम लोग आपको स्किप करा देंगे। सेकंड, इस वीडियो को भी मैंने अपने चैनल के ऊपर मर्ज किया। ठीक है, थर्ड उनकी वीडियो आती है, थर्ड उनका एक लिंक आता है, या सॉरी एक बयान आता है कि तमाम स्टूडेंट्स कीव से टर्नोपिल शिफ्ट हो जाए। मतलब कैसे हो जाए सर? कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली यहाँ पे सबसे मेन इशू जो होता है वो लैंग्वेज बैरियर का है। बहुत कम लोग इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे रशियन और यूक्रेनियन ज्यादा बोली जाती है, अब तो खैर यूक्रेनियन ही बोल रहे हैं वो लोग। सबसे बड़ा इशू ट्रांसपोर्टेशन का हमारे साथ, सेकंड इशू हमारे साथ लैंग्वेज का। हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए थे। अच्छा सैयद अली हैदर, ये भी कहा गया कि बसेस प्रोवाइड की गई थी, लेकिन चूंकि रश इतना ज्यादा था पोलैंड की सरहद और वहां पर पहुंचने के लिए 25,000 की कैपेसिटी थी, लेकिन वहां पर 1 लाख चूंकि लोगों का रश था, बाकी लोग भी थे, इस वजह से स्टूडेंट्स का ये अपना फैसला था कि चंद किलोमीटर का रास्ता है या फासला है तो हम चलो खुद तय कर लेते हैं। और उन्होंने ये खुद डिसीजन लिया कि वो बसेस पर ट्रैवल करके नहीं पहुंचेंगे, बल्कि खुद ट्रैवल करेंगे, जिसके बाद जो मौसम का भी एक वो कहते हैं ना कि मौसमियाती चैलेंज भी रहा, दीगर दुश्वारियां भी रही, तो ये आपका अपना वो था फैसला? नहीं, ये बिल्कुल हमारा अपना फैसला था, क्योंकि बस ड्राइवर वहां जाने के लिए एग्री नहीं था, क्योंकि जो रोड था वो सिंगल था और वहां से गाड़ियां आ भी नहीं रही हैं और जा भी रही हैं, और बस की जो लेंथ है वो लंबी है, तो वहां से टर्निंग का कोई पॉइंट नहीं है। ओके। ठीक है, और जो बस सर्विस थी वो हम लोगों ने टर्नोपिल से लिविव तक हम लोगों ने खुद अपने खर्चे से अरेंज की थी। अच्छा मुझे बताइएगा अली, अब आपकी वतन वापसी के क्या इंतजामात हो रहे हैं? उस हवाले से प्रॉपर सहूलियात फराहम की जा रही है? प्रॉपर कुछ अभी कोई प्लान तरतीब दिया गया है?
अच्छा, हम कल एम्बेसडर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा पता कीजिए कि आपके जो स्टूडेंट्स, आपके जो रूममेट्स या आपके जो ग्रुप मेट्स हैं वो कौन कौन कब वापस जाना चाहते हैं, या तो वो अपनी खर्चे पे जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट की। तो आज उनको हमने वो लिस्ट प्रोवाइड करनी है, क्योंकि कल वो लेट नाइट हो गया था काफी, तो सब थके हुए थे, तो वो सो चुके थे। तो आज हमने उनको वो लिस्ट प्रोवाइड करनी है, देन इसके लिए इंशाल्लाह फिर फर्दर अपडेट मिलेगी। ठीक है, तो अभी किन हालात में लिस्ट हैं आप प्रोवाइड लोग? अभी अगर मैं कहूँ कि सब ठीक है, वेल सेटल्ड है, हर चीज़ अभी बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं आपको और आपके जो दीगर साथी तलबा हैं उनको? जी, हमें यहाँ पे मौजूद जो सेनेटर, यहाँ पे मौजूद जो एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी हमारे लिए फैसिलिटी की और हमें बिल्कुल बेहतरीन जगह पे उन्होंने रिहाइश दी हुई है। कैपिटल सिटी के सेंटर में होटल उन्होंने अरेंज कराए हुए हैं हम सब लोगों के लिए। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 100 समथिंग स्टूडेंट्स हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ सेकंड बिल्डिंग और थर्ड बिल्डिंग में मौजूद। ठीक है, अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, मुझे बताइएगा अली, अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी स्टक हैं यूक्रेन में। कल हमारी गुफ्तगू हुई थी एक ऐसे ही शख्स से, एंड ही वाज लिटरली क्राइंग, जो कि अपनी फैमिली के साथ स्टक है, एंड ही वाज सेइंग कि मेरे आसपास सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, पाकिस्तानी सफारत खाने से कोई राब्ता नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही। मुझे आप बताइएगा कि कोई वे है, इज देयर अ वे कि कहाँ से राब्ता किया जाए या हम उनकी भी मदद कर सके, जिससे हमारी कल बात हुई थी, क्या तरीकाकार अपनाया गया आपकी तरफ से? हमारी तरफ से जो तरीकेकार हमने अपनाया था, हमारे फ्रेंड हैं जिनके पास गाड़ी है, उन्होंने हमारी हेल्प की थी कीव से एस्केप होने में, जो कि उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो उन्होंने एक इतना बड़ा स्टेप लिया कि तरनोपिल से उन्होंने ट्रैवल किया बाय ट्रेन, हमारे पास आए, सेम टाइम में उन्होंने हमें पिक किया और वापस उन्होंने 12 घंटे की ड्राइव की। अच्छा, और जो लोग अभी वहां पर स्टक हैं उनके लिए आप क्या समझते हैं कि उनको किससे कांटेक्ट करना चाहिए, कहां पे कांटेक्ट करना चाहिए अली? मैम, मेरा तो यही एडवाइस है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी मदद आपके तहत वहां से निकलें, क्योंकि कांटेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। कांटेक्ट हम भी 6 दिन से कर रहे थे ना सबसे, कुछ भी नहीं हुआ, जो कि हमने खुद ही किया है। बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारी दुआ है कि खैर आफियत से आप वतन वापस पहुंचे। सूरत हाल से अली हमें आगाह कर रहे थे। अच्छी खबर ये है, अच्छी बात ये है कि सैयद अली हैदर समेत बहुत सारे जो दीगर तलबा हैं वो पोलैंड पहुंच चुके हैं। वहां पर उनको प्रॉपर वो सेटल्ड है, तमाम सहूलियात मुयस्सर की जा रही हैं और हुकूमत जो है वो इस काविश में है कि अब इन तमाम अफराद को, इन तमाम स्टूडेंट्स को खैर आफियत से वतन वापस लाया जा सके। थैंक यू सो मच अली। आपका ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। लॉन्ग मार्च की इस वक्त सूरत हाल क्या है, कहां तक पहुंचा है, बात करेंगे। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर खुर्शीद रहमानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन किया। खुर्शीद, बताइएगा लॉन्ग मार्च की सूरत हाल क्या है, कहां तक पहुंचा है? जी नबिया, 27 फरवरी को मज़ार कायद से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अवामी लॉन्ग मार्च है शुरू हुआ था और उसको लॉन्ग मार्च कराची से शुरू होकर जो है वो सजाल बदीन जो पहले जो है वो इख्तिताम पसीर हुआ था। दूसरे दिन मातमी से शुरू हुआ और फिर उसने जो है वो टंडो मोहम्मद खान और हैदराबाद और फिर जो है वो आला सईदाबाद और मोरो जो है वो रात कायम किया। आज इस मार्च का जो है वो तीसरा रोज है। मार्च जो है ये मोरो से शुरू हो रहा है। मेरे में आप देख सकती हैं कि यहाँ पर है गाड़ियों का और यहाँ बन सकती है वो भी पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, अब से कुछ देर बाद जो है वो खिताब करेंगे। उसके अलावा जो सूबाई क़यादत है वो भी यहाँ मौजूद है। ये लॉन्ग मार्च आज मोरो से शुरू होगा और सक्कर में रात कायम करेगा। तीसरे दिन का जो इख्तिताम है वो आज रात सक्कर में होगा, सक्कर में होगा। उसके अलावा कल सुबह जो है वो कोटली से इसका चौथे रोज का आगाज होगा और जो है वो पंजाब में दाखिल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन है उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपने जो कायद का इस्तकबाल कर रही है। जो अभी 3 रास्तों से ये काफिला, ये कारवां गुजर रहा है, उनका जो है वो फकीर मिसाल जो है वो इस्तकबाल किया जा रहा है और इसमें जो है वो पाशी की जा रही है। और इनका मुतालबा यही है कि जो हुकूमत ने महंगाई की है, जो हुकूमती पॉलिसियां हैं उनको ये जो है मुस्तरद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लामाबाद जाके जो है वो जो मौजूदा हुकूमत है उससे आवाम को निजात दिलाएंगे।
बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे लॉन्ग मार्च के हवाले से। और बिलावल भुट्टो जरदारी भी गलबन अब से कुछ देर के बाद जो है वो अब खिताब करेंगे। जाले खासे पुरजोश दिखाई दे रहे थे। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आपका। और जनाब अब हम रुख करेंगे रूह अफ़ज़ा के किचन का, जहाँ पर हमारा इंतजार कर रही है अनम शेख और खुशबू आ रही है बहुत सी जबरदस्त। अनम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नबिया? मैं ठीक हूँ। अनम क्या बन रहा है आज नबिया मैंने कहा कि जरा खुशबूदार कुछ जरा पूरा स्टूडियो जो है महका देते हैं, तो बेसिकली मैंने कहा कि आज थोड़ी सी पाकिस्तानी कुजीन की तरफ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम शनवारी कीमा कढ़ाई बनाते हैं। एक आप शनवारी कढ़ाई बेसिकली आप हर तरह के मीट के साथ बना सकते हैं, आप बीफ के साथ बना सकते हैं, आप मटन के साथ बना सकते हैं, आप चिकन के साथ बनाना चाहें। अच्छा, यही सेम प्रोसीजर गोश्त के अंदर आप कर सकते हैं, या तो इसको गोश्त की फॉर्म में बना लें या इसको कीमे की फॉर्म में बना लें। अच्छा, अगर दोनों सबसे जबरदस्त मिलती कहाँ से है? पेशावर की ये डिश? ये बेसिकली शनवारी पेशावरी और बिल्कुल लेस स्पाइस होते हैं, इसमें ज्यादा मसाले नहीं डलते, बड़ी सिंपल रेसिपी और मुझे लगता है कि बड़ी क्विक बनने वाली है, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। अच्छा, सिंपल आपने क्या करना है कि कीमा ले लेना, जो मर्जी आप मीट लेने, आपकी अपनी चॉइस का है। मैं इसमें चिकन का कीमा ले रही हूँ। ऑयल आपने 1 कप लेना है, उसके अंदर कीमे को अच्छी तरह डाल के फ्राई करना है। साथ ही आपने 3-4 हरी मिर्चें ऐड कर देनी है और थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड कर देना है। जब वो ऐड हो जाए अच्छी तरीके से, जब कीमे का रंग बदल जाए, उसके बाद जो है आपने इसके अंदर जो हमारा मसाला है, जो कि सिर्फ नमक अभी जाएगा इसके अंदर, फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट, मगर उसके साथ तकरीबन 1 गिलास पानी के अंदर इसको घोल कर तब हम उसके अंदर डालेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि जब हमारा पानी हल्का सा ड्राई होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर 3 टमाटर, क्योंकि मैं 1 kg कीमा ले रही थी तो उसमें हम 3 टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर डालकर जब टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तब आपने इसके अंदर सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्चें डालनी है। कुटी हुई लाल मिर्चें जब आप इसके अंदर डालेंगे, फिर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जो है जब पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा कीमे का, तो फिर लास्ट मोमेंट के ऊपर आपने क्या करना है, इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया और दही डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अब आप देख लें नबिया कि इसके अंदर हमने कोई मसाला नहीं ऐड किया सिवाय नमक और कुटी हुई लाल मिर्चों के। जब जो दही है अपना पानी बिल्कुल ड्राई कर दे, लास्ट मोमेंट पे आपने इसके अंदर जो है वो डालना है हरी मिर्चें फाइनल डालकर, 2-3 डालकर आपने अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करनी है। अब आप ये देख रही होंगी कि कीमा जो है हमारा बिल्कुल तकरीबन रेडी है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है सिर्फ फ्लेवर के लिए 1/3 टीस्पून के करीब जो है सिर्फ गरम मसाला ऐड करी। इस तरह एक फ्लेवर थोड़ा सा जरा अपना लाहौरी आप कह लें कि उसको टच आ जाए थोड़ा सा, यस, ताकि जो है वो फ्लेवर इनहेंस हो जाए उसका, क्योंकि बिल्कुल ही माइल्ड स्पाइसेस है। तो अगर आप डालना चाहे तो डाल ले, अगर स्किप करना चाहे तो स्किप कर ले। अच्छा, इसकी शक्ल जरूर दिखाइएगा, हमारे कैमरामैन बड़ा फोकस इस वक्त करे, तो मैं चाहूंगी कि जरूर दिखाएं। अच्छा अनम, ये बड़ा जरा जूसी बनेगा या जरा ड्राई ड्राई बनेगा? ये अच्छा थोड़ा सा स्लाइड सा जूसी होगा, क्योंकि इसके अंदर योगर्ट जा रही है। अच्छा। तो योगर्ट जाएगी, जब योगर्ट कीमे में जाती है तो कीमा स्लाइड से थोड़ा सा बैठ जाता है। अगर आप इसमें योगर्ट नहीं डालेंगे तो कीमा खड़ा खड़ा एक्चुअल शनवारी कीमा जो रेसिपी है, ये उसमें भी योगर्ट ऐड होता है उसमें नेचुरल जो है हमारी जो रेसिपी है उसके अंदर हर हाल में योगर्ट आपने ऐड डिफरेंट इंग्रेडिएंट इसका कोई खास है? बड़ी मशहूर है लाहौर में और पेशावर में, केपी में तो बड़ी पसंद की जाती है, लेकिन लाहौरी भी शनवारी कढ़ाई को बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन बस इसका एक जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि कीमे की जो भुनाई है वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि आपने उस वक्त जब कीमे की भुनाई करनी है उस वक्त आपने बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं ऐड करना, चम्मच चलाते रहना है और कीमे को ऑयल के अंदर फ्राई करते रहना है। तो अब जो है मैं ये निकालती हूँ इसके अंदर अपनी डिश में। अरे हम इसको कोयले का दम तो नहीं हम दे रहे हैं? अच्छा नहीं, हम इसको बिल्कुल भी नहीं दे रहे। अगर आप इसको देना चाहें तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन शनवारी कढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी कोयले का कोई भी स्मोक नहीं होता। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, मतलब स्मोक देना चाहे। अच्छा, ऊपर से मैं इसको हरी मिर्चें और अदरक से इसकी गार्निश करेंगे। धनिया जो है आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल नहीं करना, आपने जब कढ़ाई बनानी है उसी वक्त में आपने जो है धनिया उसके अंदर ऐड ऑन कर देना है, क्योंकि ऊपर जो है गार्निश में सिर्फ हमें हरी मिर्चें और अदरक। अच्छा ना, वैसे आपने कहा कि चिकन में भी बन जाएगी या किसी में भी, लेकिन असल फिर कढ़ाई का तो मसला मजा ये है कि वो मटन में बने या बीफ में बने। मैं वही अभी जो हम बात कर रही थी, जब जो चीजें मेरी लेकर आता उसको मैं ये कह रही थी कि अगर तुम काश कीमा लेके आए हो तो बीफ का, तो ये तबाही बनती शनवारी। तो शनवारी कढ़ाई बेसिकली मैं भी यही रेकमेंड करूंगी कि चिकन का कीमे के साथ थोड़ी सी जरा ज्यादती है, वो स्वाद वो नहीं रहता, वो नहीं आएगा, लेकिन जो मजा नबिया इसका मटन के कीमे में आता है ना, यस,
लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने रखनी है वो ये रखनी है कि कीमा जो है आपने हाथ का कराना है, मशीन का कीमा बिल्कुल भी नहीं कराना। उसे कहना है कि मोटा मोटा हाथ का कीमा करके दे। जब हाथ का कीमा करते हैं ना, कढ़ाई का फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। और जब आपने मटन या बीफ लेना है तो थोड़ा सा फैट का कंटेंट उसमें डलवाना है। अच्छा, उसमें ऐड ऑन करवाना है। अनम, फाइनल रेसिपी जरा आप शेयर कर दें पहले। जी बिल्कुल। 1 कप ऑयल था, उसके अंदर तकरीबन 1 केजी कीमा हमने फ्राई कर लिया अच्छी तरीके से। उसमें 4-5 हरी मिर्चें ऐड कर दी, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर दिया, साथ में इसमें नमक ऐड कर दिया। पानी डाल के अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ दिया। फिर टमाटर ऐड कर दी। जब टमाटर अच्छी तरीके से गल गए, ऑयल ऊपर आ गया, तो हमने कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दी। उसके बाद हरा धनिया जो है वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया। जब वो बिल्कुल ड्राई हो गया तो दही ऐड की। दही का पानी जब बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो गया तो फिर हमने इसको प्रेजेंट। थैंक यू सो मच अनम, और खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है, आई एम श्योर कि टेस्ट करने में भी ये उतनी ही लजीज होगी। थैंक यू। कल जनाब इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।